बैचलर्स में आपको जो कोर्सेज मिलते हैं नॉर्मली वो फ्रेंच लैंग्वेज में होते हैं ज़्यादातर। तो हमारा जो सेशन का मेन फोकस होगा वो मास्टर्स होगा, लेकिन हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रोग्राम किस तरह से शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो देन आप लोग उसी मेथड से बैचलर्स के जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं इन केस अगर स्टूडेंट्स बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं फ्रांस में। ठीक है, तो मैंने मल्टीपल टाइम्स ये पहले बात की है कि फ्रांस जो है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्रीज इन यूरोप, यानी कि यूरोपियन यूनियन में जो आपके 28 टू 29 कंट्रीज आते हैं उनमें मैंने, क्योंकि जब अपना स्कॉलरशिप जर्नी स्टार्ट किया था तो आई वाज एक्सप्लोरिंग ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज विच ऑफर स्कॉलरशिप्स। ठीक है, क्योंकि मेरा मास्टर्स था और मास्टर्स के जो स्कॉलरशिप्स होते हैं वो एज कम्पेयर टू पीएचडी जो थे वो थोड़े से लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो यूरोप में भी आपको फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप है उनमें फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जिसकी एक तो वीज़ा प्रोसेस भी काफ़ी इजी था और वहाँ पर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत काफ़ी ज़्यादा थी और फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो थी वो अवेलेबल थी। बाकी अगर आप देखें डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ को, अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ तो उनमें आपको स्कॉलरशिप्स तो मिल जाएंगी लेकिन जस्ट वो आपकी ट्यूशन फ़ी को जो है वो वेव कर रही होंगे, जबकि फ्रांस में आपको यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स काफ़ी सारे ऐसे मिल जाते हैं कि जिनमें आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी आपको जो है वो स्टाइपेंड की फॉर्म में अमाउंट दी जाती है। तो इसलिए मैं फ्रांस को वन ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्रीज इन यूरोप बोलूँगा, बल्कि इनफैक्ट आई विल से दैट इट इज़ द मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्रीज इन यूरोप। तो आज का जो सेशन है इसका हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन बिफोर गोइंग दैट आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस अ लिटिल बिट अबाउट GWG ग्रो विद गुरुज प्लेटफॉर्म। तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म था, ये सेशन बेसिकली इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही अरेंज हुआ है और हम लोग आगे फर्दर सेशंस जो होंगे डिफरेंट जो स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे यूरोप में एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप है एरास्मस मंदर स्कॉलरशिप। ठीक है, उसका सेशन हम लोग अरेंज करवा रहे हैं। इसी तरह उसके अलावा स्टाइपेंडियम हंगेरिकम दैट इज़ आल्सो अ फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग जो बाकी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं तो उनके साथ भी मैं कांटेक्ट में हूँ, हमारी जो टीम है उनसे कांटेक्ट कर रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को कवर करें। अगर मैं बात करूँ प्लेटफॉर्म की थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, तो इसमें जो मेन मोटिवेशन थी हमारी इस प्लेटफॉर्म में वो ये थे कि हम लोग स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपने ये नोट किया होगा कि पाकिस्तान में हम लोग बैचलर्स चूज़ कर लेते हैं इजीली और हम लोग इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन फिर आगे जाके हमें पता चलता है, हम लोगों के जहन में आता है कि काश मैं उस फील्ड में चला जाता। तो कैरियर काउंसलिंग जो है वो एक बहुत बड़ा गैप है हमारे सिस्टम में। सो द मेन मोटिवेशन बिहाइंड दिस प्लेटफॉर्म वाज टू गाइड द स्टूडेंट्स की हम लोग गाइडेंस के लिए डिफरेंट सेशंस अरेंज करें विद द सीनियर्स जो उसी पाथ से होकर आए जिन पे आप लोग अभी हैं, और उसके साथ साथ हम लोग हम लोग गाइडेंस सेशंस अरेंज करते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट जो आपने चैनल ज्वाइन किया है उसी चैनल में वी विल आल्सो बी शेयरिंग सम रिसोर्सेज, यानी कि किन रिसोर्सेज को आप लोग यूज़ करके अपने जर्नी को आसान बना सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ स्कॉलरशिप तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है दैट इज़ आल्सो असिस्टिंग स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर द एंट्री टेस्ट एग्जाम्स। रिसेंटली हम लोगों ने MD-CAT जो प्रिपरेशन सीरीज थी वो ऑफर की थी स्टूडेंट्स को, और इसी तरह से अभी हम लोगों ने स्कॉलरशिप के जो गाइडेंस सेशंस हैं इनको भी स्टार्ट किया है। तो हमारा जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन द करियर काउंसलिंग, कि हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें कि किस तरह से वो अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मेनली उनको आगे अवेलेबल हो सकती हैं। सो स्टार्टिंग विद माय इंट्रोडक्शन, जैसे कि शहबाज भाई ने बताया कि माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान एंड आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम प्यास, और मेरा जो बैचलर्स था दैट वाज इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2024। 2024 में मेरी जो ग्रेजुएशन जुलाई 2024 में मुकम्मल हुई प्यास से। एंड आफ्टर दैट ग्रेजुएशन के बाद मैंने बेसिकली एक रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप की थी फॉर 6 months विच वाज बेसिकली ऑफर्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए आती हैं इंटर्नशिप तकरीबन हर साल। तो आई डिड अ रिसर्च इंटर्नशिप इन फैसलाबाद एट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और उस रिसर्च इंटर्नशिप का भी मेरी जर्नी में एक बहुत बड़ा रोल था। अगर मैं बात करूं अपने स्कॉलरशिप रीडिंग की तो मैं समझता हूं कि शायद अगर मैं 50 to 60% इसको देना चाहूं तो 50 to 60% जो रोल था वो शायद इस इंटर्नशिप का था इन माय स्कॉलरशिप,
क्योंकि जो रिसर्च इंटर्नशिप मैंने बेसिकली की थी उसमें जो मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा था वो प्रोजेक्ट डायरेक्टली अलाइन कर रहे थे उस प्रोग्राम के साथ जिस पे अभी मैं पढ़ रहा हूँ। एंड करेंटली आई एम स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल अल्प्स। ये बेसिकली फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी है और उसका जो बेसिकली इंस्टीट्यूट है ग्रेनोबल ईएनपी पागोवा। तो इसमें मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूँ और मेरा जो बेसिकली मास्टर्स प्रोग्राम है यहाँ पर दैट इज़ बायो रिफाइनरी एंड बायो बेस्ड मटेरियल्स। जो लोग यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या इवन के किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हर फील्ड में डिफरेंट स्पेशलाइज्ड डोमेन्स होती हैं। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है तो उसमें कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स एक डोमेन है, ठीक है, प्रोसेस सिमुलेशन एंड मॉडलिंग एक डोमेन है, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल दैट इज अनदर डोमेन, और इसी तरह से एक डोमेन फिर आती है बायोमास वैलोराइजेशन। तो ये बेसिकली जो मेरा प्रोग्राम है दैट इज फोकस्ड ऑन दिस डोमेन कि किस तरह से हम लोग बायोमास को यूज़ करते हुए सस्टेनेबल या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं जब मास्टर वगैरह देख रहा था तो नॉर्मली देखें पाकिस्तान में अगर हम लोग देखें ना मास्टर्स, तो मास्टर्स का नाम भी ऐसे ही होता है, मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। आप पाकिस्तान में देख लें प्रोग्राम, आपको इसी तरह के प्रोग्राम्स मिलेंगे, मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। या आप एशियन साइड पर भी अगर चले जाएं तो वहाँ पर भी मोस्टली आपको जो मास्टर्स मिलते हैं वो स्पेशलाइज्ड डोमेन्स में बहुत कम मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर यूरोप में और पर्टिकुलरली फ्रांस में अगर आप देखें तो आपको इस तरह के जर्नल प्रोग्राम्स नहीं मिलेंगे। यानी कि आपको ना पूरे फ्रांस आगे है, जब हम शॉर्ट लिस्टिंग की तरफ जाएंगे प्रोग्राम्स की, तो वहाँ पर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं मिलेगा कि मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। अब उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर ना बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम है वो मास्टर्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बैचलर्स में तो आप लोग जर्नल पढ़ के आते हैं ना, बैचलर्स अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रहा है तो बैचलर्स में आपको हर एक डोमेन का थोड़ा थोड़ा जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, आपको हर डोमेन का थोड़ा थोड़ा नॉलेज दिया जाता है। अब वो हर डोमेन का नॉलेज देने का मकसद ये होता है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए उस पूरी फील्ड का कि इस फील्ड में कौन कौन सी डोमेन्स हैं। फिर एट द एंड फाइनल ईयर में जो आप प्रोजेक्ट यूज करते हैं, ऑल दो स्टूडेंट्स इस पे ज़्यादा गौर नहीं करते, लेकिन बाद में जब वो पास आउट हो जाते हैं 4 साल के बाद, जब उनकी डिग्री मुकम्मल हो जाती है, फिर उनके जहन में आता है कि यार हमें ये वाला प्रोजेक्ट करना चाहिए था जिसमें हमारा इंटरेस्ट था। क्योंकि देखें जब आप आगे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपके प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है, स्पेशली फाइनल ईयर जो आपका थीसिस या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, उसकी काफ़ी ज़्यादा वेटेज होती है क्योंकि जाहिर सी बात है आपने पूरा साल उस पर स्पेंड किया होता है। तो इसलिए आपने जो अभी फाइनल ईयर जिन लोगों ने चूज़ नहीं किया, अगर वो इस सेशन में हैं, तो वो पहले से ही अपनी फील्ड की जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, ठीक है, डिफरेंट जो डोमेन्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें कि हमारी फील्ड में डिफरेंट जो डोमेन्स हैं वो कौन कौन सी हैं और मेरा इंटरेस्ट बेसिकली उन डोमेन्स में से किस डोमेन में अलाइन कर रहा है। क्योंकि जैसे देखें यहाँ पर जो मेरा मास्टर्स प्रोग्राम है दैट इज नॉट मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, दैट इज मास्टर्स इन बायो रिफाइनरी एंड बायो बेस्ड मटेरियल्स, और ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड डोमेन है, ठीक है। यहाँ पर फ्रांस में और यूरोप में आपको इस तरह के स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स मिलते हैं ताकि आप लोग मास्टर्स में एक स्पेशलाइज्ड फील्ड की तरफ जा सकें और आप एक तरह की स्पेशलाइजेशन कर सकें उसमें, ठीक है। और स्कॉलरशिप जैसा कि पहले बता दिया था कि स्कॉलरशिप बेसिकली मेरा फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, और यहाँ पर मेरी बेसिकली जितनी स्टडीज़ पे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग माय ट्यूशन फ़ी, माय फ्लाइट टिकट्स और उसके अलावा मंथली स्टाइपेंड, तो ये सारे के सारे मेरे जो एक्सपेंसेस हैं दैट इज़ कवर्ड बाय दिस स्कॉलरशिप, और ये स्पॉन्सर कर रही है बेसिकली फ्रेंच गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद फ्रेंच एम्बेसी इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये जो स्कॉलरशिप है दैट इज़ आल्सो अ सॉर्ट ऑफ एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इस पे फिर हम इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में भी बात करेंगे कि कौन कौन से स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर फ्रांस में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। बाकी यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बताऊँगा, वो आपने नोट कर लेना। हमारे ना पाकिस्तान में स्टूडेंट्स की ज़्यादा जो सोच है ना, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की अगर मैं बोलूँ कि 95% स्टूडेंट्स या इवन 99% आई वुड से, कि स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हमने जस्ट यूरोप जाना है, हमने जस्ट यूएस जाना है, या हमने जस्ट यूके जाना है, ठीक है। अच्छी बात है, आप लोग टारगेट कर रहे हैं, हर किसी की अपनी प्रेफर्ड कंट्रीज़ होती हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी भी जो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन थी दैट वाज यूरोप, ठीक है। लेकिन
आप लोगों ने अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी देखना है, ठीक है? अब यूरोप में अगर एक बंदा सेल्फ पे आ रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ की फीस मैनेज करना। और फिर पहले तो बंदा सोचता है कि यार मैं पार्ट टाइम जॉब करके मैनेज कर लूँगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यूरोप में लैंग्वेज बैरियर काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं होता कि आप जाएँ और आपको अचानक से आगे वो जॉब लेके बैठे हों और आपको वो हायर कर लेंगे पार्ट टाइम जॉब के लिए, ठीक है? दैट इज़ नॉट द केस विद ऑल द यूरोपियन कंट्रीज़। तो स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि वो जस्ट एक स्कॉलरशिप को पकड़ लेते हैं, ठीक है? और उसी स्कॉलरशिप पे सारा टाइम लगा देते हैं और बाकी किसी जगह अप्लाई नहीं करते, ठीक है? दैट इज़ अ बिग मिस्टेक। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी कि जो भी आपके फील्ड के रिलेटेड स्कॉलरशिप आ रहा है, ठीक है? चाहे आपने उस कंट्री में जाना है, चाहे आपकी वो कंट्री प्रेफ़रेंस है या नहीं है, आपने अप्लाई लाज़मी करना है। अगर वो स्कॉलरशिप फुली फंडेड है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप से मेरी यहाँ पर मुराद ये है कि वो स्कॉलरशिप आपकी ट्यूशन फ़ी और लिविंग एक्सपेंसेस जो है, वो इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड, यानी कि ये आपकी दोनों चीज़ें कवर कर रहा हो। तो अगर इस तरह का स्कॉलरशिप आपको बाकी कंट्रीज़ में मिल रहा है, ठीक है? चाहे वो इंडोनेशिया है, चाहे वो थाईलैंड है, चाहे वो मलेशिया है, चाहे वो कोई भी कंट्री है, ठीक है? तो आपने उस स्कॉलरशिप में लाज़मी अप्लाई करना है, ठीक है? आपने जस्ट ये नहीं करना कि आप जस्ट फ्रांस में या यूरोप के किसी कंट्री में अप्लाई करके बस सुकून से बैठ के वेट करते रहें कि यार मेरा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि दिन-ब-दिन यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ यूरोप की तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है? और दूसरा एक और मसला भी फिर आता है वीज़ा अपॉइंटमेंट इश्यूज़। अभी अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूँ तो तकरीबन सब कंट्रीज़ का जो है वो अपॉइंटमेंट इश्यूज़ चलते हैं, यानी कि वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट सिक्योर करनी होती है। तो वो अपॉइंटमेंट इश्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं कि फिर आप वहाँ पर अटक जाते हैं, ठीक है? इटली का इसी तरह मसला चल रहा है, इसी तरह जर्मनी में भी अपॉइंटमेंट का अभी कुछ बेहतर हुआ है लेकिन स्टिल इतना ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ। तो फ्रांस में ये है कि फ्रांस में अभी तक अपॉइंटमेंट का कोई मसला नहीं था, यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स और वो सारी चीज़ें पूरी हैं तो वो अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लेकिन दिन-ब-दिन अभी जब हम लोग गए थे वीज़ा के लिए एम्बेसी में वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए, तो फ्रांस में भी इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था इस साल और अभी कमिंग ईयर्स में आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स के जो एप्लीकेशंस की रेशो होगी, वो मज़ीद बढ़ जाएगी। अब उसकी रीज़न यही है कि कॉम्पिटिशन देखें यूरोप साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। लेकिन जो सीट्स हैं यहाँ पर वो लिमिटेड होती हैं, ठीक है? यानी कि जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी है अगर फ्रांस में, तो वो ज़ाहिर-सी बात है अगर उसने 20 से 25 स्टूडेंट्स लेने हैं, ठीक है? नॉर्मली यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में 20 से 25 सीट्स ही होती हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। तो अगर किसी इंस्टीट्यूट ने अपने प्रोग्राम में 20 से 25 स्टूडेंट्स लेने हैं, तो वो सिर्फ़ पाकिस्तान से नहीं लेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो 20-25 अगर पाकिस्तान के लोगों की प्रोफाइल्स अच्छी भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ आपके 20 से 25 जो हैं वो स्टूडेंट्स सारे के सारे पाकिस्तान से ले लेंगे, ठीक है? उन्होंने बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनसे भी स्टूडेंट्स लेने होते हैं, तो इस तरह से जो पाकिस्तान के आपके स्टूडेंट्स होंगे वो जस्ट कितने बचेंगे? 3-4 स्टूडेंट्स होंगे आपके पाकिस्तान से हर प्रोग्राम में, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने जो स्ट्रैटेजी अपने ज़हन में रखनी है कि आपने हर जगह पर अप्लाई करना है, ठीक है? चाहे वो कोई एशियन कंट्री है, चाहे वो मिडल ईस्ट है, चाहे वो यूरोप है, ठीक है? जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आपने उसमें अप्लाई करना है। अब उससे होगा क्या कि आप मल्टीपल जगह पे जब अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन प्रोसेस से आप गुजर रहे होंगे, ठीक है? आप लोग डॉक्यूमेंट्स बना रहे होंगे क्योंकि आप हर डॉक्यूमेंट को सेम जगह पे वो डिफरेंट जगह पे एक ही डॉक्यूमेंट आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए आपने क्या करना है कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को अलाइन करना है उस स्कॉलरशिप के मुताबिक। तो इससे क्या होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली वो आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होते जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपने हर अवेलेबल अपॉर्च्युनिटी के लिए अप्लाई करना है। तो इसी तरह मैंने भी यही किया था कि मैं हर अवेलेबल अपॉर्च्युनिटी के लिए अप्लाई कर रहा था, ठीक है? मैं जो स्कॉलरशिप्स मैंने जीते थे, जो विन किए थे बेसिकली, उसमें फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप था, उसके अलावा तुर्की का जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होता है, तुर्की बर्सलारी के नाम से, वो मैंने विन किया था। इसी तरह थाईलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन थाईलैंड, वहाँ पर भी मेरा फुली फंडेड स्कॉलरशिप था। इस तरह इंडोनेशिया और मलेशिया में भी मेरे पास एक प्रोफ़ेसर की जो थी वो एक्सेप्टेंस थी, ठीक है? तो यही चीज़ आपने भी करनी है कि आपने किसी भी कंट्री को मिस नहीं करना, चाहे आपका उस टाइम पे इरादा है भी या नहीं है, ठीक है? बाद में इंसान का इरादा बन जाता है। तो आपने अपने पास जो ऑप्शंस हैं वो मल्टीपल रखने, आपने मल्टीपल स्कॉलरशिप्स जहाँ-जहाँ भी जिस-जिस कंट्री में भी आ रहे हैं, आपने अप्लाई करना है।
क्योंकि इससे होगा क्या कि आप हर स्कॉलरशिप का जब इंटरव्यू देंगे ना, तो एक तो ये होगा कि आपका उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। जितने ज़्यादा आप इंटरव्यूज़ देंगे, जितनी दफ़ा आप डॉक्यूमेंट्स को रिफाइन करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स भी बेहतर होते जाएंगे और आपका वो एक तरह से एक्सपीरियंस भी आता रहेगा कि किस तरह से आप लोगों ने इस स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है इसको बेसिकली फॉलो करना है, ठीक है? तो इसलिए आपने डिफरेंट कंट्रीज़ को जो है वो टारगेट करना है। अच्छा, अब बात करें अगर हम फ्रांस की, तो मैंने जैसे शुरू में बात की कि फ्रांस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्रीज़ इन यूरोप। तो वो बात मेरी सिर्फ हवा में नहीं थी, बल्कि कुछ पॉइंट्स थे फ्रांस में जिसकी बेस पर मैंने ये बात की थी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि फ्रांस में आपका फुली फंडेड मास्टर्स की काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है? मास्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में, आप किसी भी यूरोपियन कंट्री को देख लें, ठीक है? वहाँ पर आपको फुली फंडेड मास्टर्स नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट हंगरी स्कॉलरशिप, जो हंगरी का आता है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप, लेकिन वो भी इन कोलैबोरेशन विद एचईसी होता है। तो स्टाइपेंडियम हंगेरिकम और जो जॉइंट स्कॉलरशिप है यूरोप का, एरास्मस मन्यूस, इन दो के अलावा आपको, अगर मैं कोई भी कंट्री आप उठा के देख लें, वहाँ पर आपको फुली फंडेड मास्टर्स नहीं मिलेगा, ठीक है? तो फ्रांस ऐसा कंट्री है जिसमें आपको फुली फंडेड मास्टर्स प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें आपकी जो फीस है वो भी कवर हो रही होती है और आपको जो है स्टाइपेंड भी अच्छा खासा मिल रहा होता है, ठीक है? और डिफरेंट यूनिवर्सिटी बेस्ड भी काफ़ी सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स होते हैं कि जिसमें वो आपको स्टाइपेंड दे रहे होते हैं। और बाकी जो फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं बेसिकली, जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हमारी वहाँ पर प्यास होगी, ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। इसी तरह यहाँ यूरोप में भी हर कंट्रीज़ में पब्लिक सेक्टर भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं। लेकिन आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि फ्रांस में आपने पब्लिक सेक्टर को टारगेट करना है, ठीक है? एक तो वहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो थोड़ी सी बेहतर होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है? सेकेंड, उसकी रीज़न ये है कि वहाँ की भी जो वीज़ा रेशो है वो भी अच्छी है, यानी कि आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ एज कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है? और दूसरा, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि पब्लिक सेक्टर की जो फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। आपको फ्रांस में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएंगी कि जिनके पूरे साल की फ़ीस 250 यूरोज़ है, मतलब पूरे साल की एनुअल जो उनकी फ़ीस है दैट इज़ जस्ट 250 यूरोज़, जो कि आई गेस पाकिस्तानी 1 लाख से भी कम बनता है। यानी कि ये ट्यूशन फ़ीस की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको पब्लिक सेक्टर में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएंगी कि जहाँ पर जो पूरे साल की फीस है दैट इज़ 250 यूरोज़, ठीक है? तो जिन लोगों का सेल्फ पर भी जाने का इरादा हो, ठीक है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हों, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जस्ट 250 यूरोज़ पूरे साल का पे करके वो फ्रांस में जा सकते हैं, ठीक है? और उसके अलावा फुली फंडेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर यूनिवर्सिटी बेस्ड भी अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट बेस्ड भी अवेलेबल हैं, जिन पर आगे हम डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज स्टूडेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़, कि फ्रांस में आपको ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी वेलकमिंग इन्वायरमेंट, काफ़ी सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है? स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी जो है वो फैसिलिटीज़ हैं। और जब आप पाकिस्तान से आ रहे होते हैं यहाँ पर, ठीक है, पाकिस्तान में जब आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी फ्रांस का एक बेसिकली पूरा डिपार्टमेंट है कैंपस फ्रांस के नाम से। वो जो डिपार्टमेंट है कैंपस फ्रांस का बेसिकली वो स्टूडेंट्स को बिल्कुल असिस्ट करता है, प्रॉपर्ली डील करता है और इवन के प्री डिपार्चर सेशंस भी अरेंज करते हैं हर साल, जो स्टूडेंट्स बेसिकली फ्रांस में जा रहे होते हैं उनको गाइड करने के लिए। अब बाकी अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो आपको ऐसी कोई यूरोपियन कंट्री नहीं मिलेगी जो इस तरह से जो स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं उनके कंट्री में, उनके लिए इस तरह से प्री डिपार्चर सेशंस अरेंज करें, ठीक है? लेकिन फ्रांस में क्या है कि वो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उनके लिए प्री डिपार्चर सेशंस अरेंज करते हैं, ठीक है? इसी तरह उनके लिए मीटिंग्स अरेंज करते हैं। इवन के लास्ट ईयर उन्होंने कुछ वर्कशॉप्स भी ऑफर की थी, ठीक है? इसी तरह से वो डिफरेंट इवेंट्स अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरह से काफ़ी सारी स्टूडेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ आपको फ्रांस में मिल जाएंगी। फिर जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज सब्सिडाइज्ड लिविंग, कि फ्रांस में आपको बेसिकली यहाँ पर ना हर सिटी में गवर्नमेंट की तरफ से ना रेजिडेंसीज हैं, ठीक है? और उन रेजिडेंशियल एरियाज़ का जो रेंट होता है वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट अपार्टमेंट्स, ठीक है? तो इस तरह से आपको सब्सिडाइज्ड अकोमोडेशन भी मिल जाती है। और इसी तरह यहाँ पर अगर आप बाहर से खाना खाना चाहें तो उसमें भी आपको सब्सिडाइज्ड मील्स का ऑप्शन जो है वो फ्रांस में मिल जाता है, यानी कि आपकी लिविंग कॉस्ट फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है।
अब लिविंग कॉस्ट में यहाँ पर ना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करूँगा स्टूडेंट्स को कि फ्रांस में ना आपका जो लिविंग एक्सपेंडिचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, यानी कि मेन आपका जो थोड़ा बहुत खर्चा है ना वो रेंट का थोड़ा बहुत आ जाता है, और बाकी जो ग्रॉसरीज वगैरह हैं यहाँ पर हर वीक, जहाँ पर अभी मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर हर सैटरडे को एक स्टूडेंट एसोसिएशन है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ग्रॉसरीज करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट उनको करते हैं। इसी तरह यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ही कम कॉस्ट पे एज कम्पेयर टू द मार्केट कॉस्ट ग्रॉसरीज दे रही है, ठीक है। तो फ्रांस का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये भी है कि यहाँ पर आपकी जो लिविंग कॉस्ट है, जो ग्रॉसरीज वगैरह की है, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि देखिए हर वीक क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस आके आपको ग्रॉसरीज दे रही होंगी। इसी तरह फिर कुछ जगह पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, वहाँ पर आपको बहुत ही लो कॉस्ट पे ग्रॉसरीज मिल रही होंगी। तो इससे आपकी जो लिविंग कॉस्ट है स्टूडेंट्स के लिए वो फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा जो है बेसिकली रिड्यूस हो जाती है। और उसके अलावा जो आप अपना रेंट पे कर रहे होते हैं, मंथली रेंट, जहाँ पर आप रूम में रह रहे होते हैं, उस रेंट में भी उसका कुछ पोर्शन आपको गवर्नमेंट देती है। मतलब कि अगर आपका रेंट जो है दैट इज़ 300 यूरोस, तो उसका कुछ पार्ट, ठीक है, 80 से 120 यूरोस तकरीबन वो आपका गवर्नमेंट पे कर देती है, ठीक है। उसके लिए भी आप अप्लाई करते हैं और वो भी आपका रेंट का कुछ पार्ट जो है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका टोटल रेंट कितना है, तो उस हिसाब से कुछ परसेंटेज होती है आपके टोटल रेंट का, वो आपकी गवर्नमेंट पे कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्रीज इन यूरोप। फिर वीज़ा प्रोसेस की मैंने शुरू में भी बात की थी कि यहाँ पर बेसिकली फ्रांस का जो वीज़ा प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आसान है, ठीक है। यानी कि आप इजीली अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और आप इजीली ऑनलाइन अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो फिल वगैरह करके आप इजीली अपना वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक फ्रांस का कोई भी अपॉइंटमेंट का इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। बाकी यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, इटली का आपने सुना होगा, इटली का अपॉइंटमेंट का बहुत मसला है, ठीक है। मास्टर्स के लिए आपका एडमिशन हो भी जाए इटली में, लेकिन स्टिल मास्टर स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। पीएचडी वालों को भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन मास्टर्स को तो बिल्कुल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है इटली के लिए पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट सिक्योर करना, ठीक है। इसी तरह बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका भी अपॉइंटमेंट का काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। जर्मनी का भी काफ़ी लंबा एक वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद जाके अपॉइंटमेंट आती है। लेकिन फ्रांस का क्या है कि फ्रांस का ऐसा कोई सीन नहीं है। फ्रांस का जो वीज़ा प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, आपको इजीली अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है, ठीक है। वंस आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे फाइनलाइज्ड हैं, आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो चुकी है, देन अपॉइंटमेंट का आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला, ठीक है। उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रांस का, दैट इज़ फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इवन के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं फ्रांस में, ठीक है, जो डिफरेंट कंट्रीज से आकर यहाँ पर स्टडी करते हैं, उनके लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस है दैट इज़ आल्सो फ्री। यानी कि आप फ्री में जो है अपना जो मेडिकल चेकअप्स वगैरह हैं वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है फ्रांस का। अगर मैं बात करूँ किसी और यूरोपियन कंट्री की, फॉर एग्जांपल जर्मनी की, तो वहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को हर मंथ का हेल्थ इंश्योरेंस पे करना पड़ता है, ठीक है। उनको हर मंथ हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पे करना पड़ता है। लेकिन फ्रांस में क्या है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है, यानी कि आप इजीली अपना फ्री मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं, ठीक है। और उससे भी आपका काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स हो जाती है। फिर उसके अलावा सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि एक पूरा डिपार्टमेंट है बेसिकली फ्रांस का, कैंपस फ्रांस के नाम से, ठीक है। इनके डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको डिफरेंट ऑफिसेज हैं, ठीक है। और हर कंट्री में इनका इस तरह से डिपार्टमेंट है, जैसे पाकिस्तान में कैंपस फ्रांस पाकिस्तान के नाम से। और ये जो डिपार्टमेंट है बेसिकली डिफरेंट एक्टिविटीज़ अरेंज करता रहता है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको ये असिस्ट कर सके उनकी एप्लीकेशंस में, इसी तरह प्री डिपार्चर सेशंस की फॉर्म में, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये डिपार्टमेंट जो है बेसिकली फ्रांस ने स्टूडेंट्स के लिए असाइन किया है कि ये सारा का सारा आपका जो प्रोसेस है एडमिशन से लेकर आपके वीज़ा था, ठीक है, इवन के जो आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। फ्रांस में आप जब भी अप्लाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू बेसिकली जो है वो भी यही डिपार्टमेंट डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ शॉर्ट लिस्टिंग प्रोग्राम्स, कि किस तरह से आपने अपने प्रोग्राम्स शॉर्ट लिस्ट करने हैं, ठीक है। देखिए जब आपने किसी भी कंट्री को कंसिडर करना है, ठीक है, तो उसमें जो पहला प्रोसेस होता है ना वो ये होता है कि आपने अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट करने, ठीक है। वंस आपको अपने प्रोग्राम्स पता होंगे कि आपने किस किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, देन आप उसमें अप्लाई करेंगे टाइमली, ठीक है। तो फर्स्ट जो काम है वो आपने ये करना है
कि आपने अपने प्रोग्राम्स हैं यानी कि जिनमें आपने अप्लाई करना है उनको शॉर्ट लिस्ट करके अपने पास नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। उन प्रोग्राम्स को, ठीक है, फिर उन यूनिवर्सिटीज़ को यानी कि किन यूनिवर्सिटीज़ में वो प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, फिर उनकी डेडलाइंस को, ठीक है, उनकी डेडलाइंस क्या है, इसी तरह उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, उसके लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोग्राम्स के बारे में भी हम लोग अभी एक डेमो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस का थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है फ्रांस में मेनली 3 तरह से होता है, ठीक है। जो फर्स्ट मेथड है दैट इज ईईएफ पोर्टल, ठीक है, एतुद इन फ्रांस पोर्टल इसको कहते हैं। ये जो पोर्टल है बेसिकली एक सेंट्रलाइज पोर्टल है, ठीक है, जो फ्रांस में जो भी स्टूडेंट अप्लाई करता है, चाहे वो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, चाहे वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस पोर्टल के थ्रू आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो दे सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है, एक सेंट्रलाइज पोर्टल है, ठीक है, फ्रांस की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए, और इस पोर्टल के थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो सेकंड मेथड है वो है डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशन, ठीक है। मेनली देखें फ्रांस में ना जो तकरीबन आपको 90% यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट मिलेंगी ना, वो अपनी एप्लीकेशन ईईएफ पोर्टल से ही एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि इनका जो सेंट्रलाइज पोर्टल है उसी के थ्रू ये अपनी जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो डील करते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जो डायरेक्ट एप्लीकेशंस लेती हैं, यानी कि डायरेक्टली आप लोग यूनिवर्सिटी की जो अपनी वेबसाइट है, उनका जो अपना पोर्टल है, उस पे जाकर आप अप्लाई करते हो, और वंस आपको ऑफर लेटर रिसीव हो जाता है, देन उस ऑफर लेटर की बेस पर आप अगेन एतुदेन फ्रांस पोर्टल पर जाकर अपना जो प्रोग्राम है बेसिकली वो डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड मेथड आ गया। फिर थर्ड मेथड जो है, ये थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज पैरेलल प्रोसेस, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको ऐसी भी नजर आएंगी कि जो ये डिमांड करती हैं कि आपने दोनों जगह पे अप्लाई करना है, ठीक है, यानी कि आपने सेंट्रलाइज पोर्टल पे भी अप्लाई करना है, ठीक है, और आपने उनके अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल में भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये स्टेप आपने बड़ा ध्यान से करना है कि वंस आप लोग अपने प्रोग्राम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है, वो अभी हम लोग उसका डेमो भी देखेंगे कि किस तरह से आपने प्रोग्राम शॉर्ट लिस्ट करने। वंस आप लोग अपने प्रोग्राम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं तो आपने उस यूनिवर्सिटी की या उस प्रोग्राम की जो वेबसाइट है उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना है, ठीक है। आपने अगर कोई चीज़ वेबसाइट पे क्लियर नहीं है, आपको कोई एम्बिग्युइटी है, तो आपने क्या करना है बेसिकली कि आपने जाकर वहाँ से इंटरनेशनल ऑफिस की आईएसओ वगैरह की ईमेल देखनी है और उनको ईमेल करके आपने पूछ लेना है कि एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह से है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका पैरेलल प्रोसेस है, आपने सिर्फ एक जगह पे अप्लाई किया हुआ है, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा आपने ध्यान से करना है कि वंस यू शॉर्टलिस्ट योर यूनिवर्सिटीज़, तो आपने उस प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाकर चेक करना है कि वो प्रोसीजर एतुदेन फ्रांस वाला डिमांड कर रहे हैं, या वो नंबर 2 डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन डिमांड कर रहे हैं, या फिर वो पैरेलल प्रोसेस डिमांड कर रहे हैं कि जिसमें आपने यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना है और आपने एतुदेन फ्रांस पोर्टल पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जैसे कि बात की थी एतुदेन फ्रांस पोर्टल की, ठीक है। तो एतुदेन फ्रांस पोर्टल इनका इस तरह से नज़र आता है। आप सिंपल EEF टाइप करेंगे तो आपको इस तरह से एक पोर्टल मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जाकर बेसिकली यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है आई एम साइनिंग अप। तो यहाँ पर वंस आप साइन अप करते हैं, फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन और कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, और वंस यू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स यू सबमिट इट, ठीक है, आप इसको सबमिट करते हैं। और जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है बेसिकली वो 30,000 है फ्रांस में अप्लाई करने की, ठीक है। और उस 30,000 से आप लोग जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं बेसिकली वो 7 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी 30,000 एप्लीकेशन फ़ीस से आप लोग मैक्सिमम 7 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं थ्रू एतुदेन फ्रांस पोर्टल, ठीक है। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं बेसिकली, जो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन ऑफर करती हैं, वो आप लोग बेशक साथ साथ अप्लाई करते रहें, लेकिन जो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे एतुदेन फ्रांस पोर्टल से, वो आप लोग बेसिकली मैक्सिमम 7 प्रोग्राम्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर मास्टर्स, और उसकी जो फीस है दैट इज़ 30,000, ठीक है। तो ये इनकी एक सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन फीस है जो हर स्टूडेंट जो है वो पे करता है फॉर अप्लाइंग इन मास्टर्स और बैचलर्स, ठीक है। अच्छा, अब जो हम लोग एक छोटा सा डेमो करेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो शॉर्ट लिस्ट करने, ठीक है। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी कंट्री के लिए, ये जस्ट फ्रांस के लिए नहीं है, आप किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो पहला जो काम है वो यही आपने करना है कि अपने जो प्रोग्राम्स हैं यानी कि जिनमें आपने अप्लाई करना है वो शॉर्ट लिस्ट कर लें, ठीक है। अब वो शॉर्ट लिस्ट करने के लिए क्या तरीका है वो हम लोग छोटा सा यहाँ पर एक डेमो करेंगे, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, गूगल पे चले जाना है, ठीक है, और गूगल पे जाके आपने ये टाइप कर देना है फ्रांस इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया है। वंस आप ये टाइप करेंगे तो जो सबसे पहले आपका आएगा, ठीक है, ये आपने ओपन कर लेनी है वेबसाइट टॉट इन इंग्लिश, ये वर्जियन कैंपस फ्रांस। यहाँ पर जब आप जाएंगे बेसिकली तो इस तरह से एक इंटरफेस आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। अब इस इंटरफेस में ना डिफरेंट तरह के फिल्टर्स हैं। अब आपने उन फिल्टर्स को अप्लाई किस तरह से करना है, देखें, जो इंपॉर्टेंट फिल्टर्स है, सबसे पहले लेवल ऑफ डिग्री सॉर्ट, यानी कि आप कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो येलो में नज़र आ रहे हैं L1, L2, L3, अब ये बैचलर्स बेस हैं, ठीक है। L1 मतलब बैचलर फर्स्ट ईयर, L2 बैचलर सेकंड ईयर, L3 बैचलर थर्ड ईयर, क्योंकि यहाँ पर जो बैचलर्स होता है दैट इज 3 इयर्स। फिर उसके बाद आपको मास्टर्स के प्रोग्राम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ग्रीन में। अब ग्रीन में क्या है, मास्टर 1 है, मास्टर 2 है, फिर मास्टर ऑफ साइंस है और स्पेशलाइज मास्टर है। इसमें मेनली जो ज़्यादा प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे मास्टर 1 और मास्टर 2 में मिलेंगे। मास्टर ऑफ साइंस में बेसिकली अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको, अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश का फिल्टर सबसे पहले आपने ज़रूर अप्लाई करना है, ठीक है, 100% टॉट इन इंग्लिश, यस जब हम करेंगे तो आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो मास्टर इन साइंस के नाम से होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मेन आपको ज़्यादा प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे बेसिकली वो मास्टर 1 और मास्टर 2 में मिलेंगे। अब मास्टर 1 और मास्टर 2 में बेसिकली क्या फ़र्क है कि मास्टर 1 यानी कि आप फर्स्ट ईयर मास्टर्स में जा रहे हैं, ठीक है। मास्टर 2 का क्या मतलब है कि आप मास्टर के डायरेक्टली सेकंड ईयर में जा रहे हैं। तो मास्टर 1 जो है वो 2 साल का होता है और मास्टर 2 जो प्रोग्राम है वो 1 साल का होगा, ठीक है। अब पाकिस्तान में हमारी जो बैचलर्स है वो 4 साल की डिग्री होती है, तो हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री है वो मास्टर 1 में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और वो मास्टर 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं कि हम लोग डायरेक्टली 1 ईयर मास्टर्स यानी कि मास्टर 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर 1 यानी कि जो 2 साल का होगा उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब सिंपली सबसे पहले आपने ये वाला इंपॉर्टेंट फिल्टर याद रखना है कि 100% टॉट इन इंग्लिश हो, ठीक है, क्योंकि अगर वो 100% टॉट नहीं होगा तो वो पार्शली फ्रेंच में होगा, पार्शली इंग्लिश में होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सिंपली आपने मास्टर, अगर मैं करूँ तो मास्टर 1, मास्टर 2, मास्टर ऑफ साइंस, आपने ये तीनों सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। अब इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार नज़र आ रहा होगा। एक तरीका तो यह है कि आप डिफरेंट अपनी फील्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो सर्च कर लें, या फिर यहाँ पर एक फील्ड्स का फिल्टर है तो इस फिल्टर को भी आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को देखूँ तो ये मैं जब क्लिक करूँगा यहाँ पर तो मेरे यहाँ पर देखिए 465 प्रोग्राम्स जो हैं बेसिकली वो इंग्लिश डॉट हैं और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपने काम क्या करना है कि ये सारी लिस्ट कोशिश करनी है आपने देख लेनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि फ्रांस में जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको इस तरह से नहीं मिलते कि मास्टर्स इन मैकेनिकल, मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल, बहुत स्पेशलाइज्ड डोमेन में होंगे। तो बेहतर है कि आप ये जितनी भी यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होकर लिस्ट आई हैं बेसिकली ये आपने देख लेनी है और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मेरी फील्ड के रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मास्टर्स डिग्री है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल वालों के रिलेटेड है, तो जहाँ से मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि ये मेरी फील्ड से ओवरलैप कर रहा है, प्रोग्राम मेरी फील्ड से रिलेटेड है या मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड है, सिंपली आपने उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। वहाँ से आपको यहाँ से प्रोग्राम की वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी एक वेबसाइट है, इस तरह यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर टाइप ऑफ डिग्री, लेवल ऑब्टेन्ड मास्टर 2, यानी कि आपको मास्टर 2 की डिग्री मिलेगी, ठीक है, क्योंकि देखें आप जब मास्टर्स करेंगे तो आपको M2 की या मास्टर 2 की डिग्री मिलेगी और बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपली आपने उस प्रोग्राम की वेबसाइट पे चले जाना है और फिर उस प्रोग्राम की वेबसाइट को आपने फर्दर एक्सप्लोर कर लेना है। यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन, एडमिशन क्राइटेरिया, प्रोग्राम और सारी चीज़ें आपको देखें, यहाँ एंट्री रिक्वायरमेंट है, इसी तरह प्रोग्राम के बारे में, फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज हैं। तो जब आप प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, पहले आपने इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ से अपना प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट करना है और देन आपको फर्दर डिटेल्स इस तरह से प्रोग्राम की वेबसाइट पे सारी मिल जाएंगी कि किस तरह से आपने उसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डेमो था कि किस तरह से आपने फ्रांस में अपने चाहे बैचलर्स के लिए करने चाहे मास्टर्स के लिए करने, आपने सिंपली इंग्लिश डॉट प्रोग्राम जो हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लेना है और वंस आप प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं तो आपने उन प्रोग्राम्स की वेबसाइट्स पर जाकर सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है बेसिकली
वो देख लेना है, ठीक है? क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एतुदैन फ्रांस के थ्रू जस्ट एक्सेप्ट करती हैं, कुछ पैरेलल प्रोसीजर डिमांड करती हैं और कुछ जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन जस्ट एक्सेप्ट कर रही होती है, ठीक है? तो उस हिसाब से आपने यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को बड़े ध्यान से जो है वो एक्सप्लोर करना है, ठीक है? तो आज का जो सेशन है इसको हम यहाँ पर ही कंक्लूड करेंगे। बाकी जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको इंशाल्लाह मैं कल के सेशन में डिटेल में कवर कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि ये सेशन बेसिकली 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से कवर हो जाएँ। ओके, शहबाज। जी उस्मान भाई, अब हम क्वेश्चन आंसर्स ले लें। आई थिंक ले लें क्वेश्चन आंसर्स, टाइम तकरीबन हो गया। बस ऑलमोस्ट होने वाला है। अच्छा उस्मान भाई, सबसे पहले तो एक कॉमन क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि पार्टिसिपेंट्स पूछ रहे कि मिनिमम सीजीपीए रिक्वायरमेंट या कितना सीजीपीए होना चाहिए या कितना अच्छा सीजीपीए एडमिशन सिक्योर करने के लिए, एक कॉमन क्वेश्चन सबकी तरफ से। तो पहले इसको कर लीजिए। सीजीपीए में ना, ये सीजीपीए वाली चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेटिव है। फ्रांस में 3 या 3 अबव हो जाए तो ज़्यादा चांसेस हैं, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि मैंने पहले बात की ना कि दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है यहाँ पर फ्रांस में भी, क्योंकि बाकी जो बेसिकली हैं कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, उनके वीज़ा अपॉइंटमेंट इश्यूज़ हैं। फ्रांस का इशू नहीं है अपॉइंटमेंट का, तो लोग सारे अब फ्रांस की तरफ काफ़ी ज़्यादा रश बनता जा रहा है, तो इसलिए कंपटीशन जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ज़्यादा चांसेस आपके यही हैं कि अगर 3 या 3 से ऊपर है तो आपके चांसेस एडमिशन के काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपका जीपीए बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप उसको बाकी डॉक्यूमेंट से कवर कर सकते हैं। आपकी अगर जो सीवी है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपका मोटिवेशन लेटर स्ट्रॉन्ग है, आपका जो एकेडमिक इंटरव्यू होता है, ठीक है, उस पर हम कल डिटेल में बात करेंगे एकेडमिक इंटरव्यू पे। तो एकेडमिक इंटरव्यू अगर आपका अच्छा है और आप उनको कन्विंस कर सकते हैं एडमिशन कमेटी को, ठीक है, तो देन आपको लो सीजीए ये पे भी एडमिशन मिल सकता है, ठीक है? आपको ट्राई करना चाहिए, मैंने वही बात की ना, आपको ट्राई हर जगह करना है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपके लिए ऑप्शन कौन सा बेहतर है। अच्छा उस्मान भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरली रिक्वायर्ड है कि नहीं, या ओके, क्या आइल्स वाला जो है ना, बेसिकली आइल्स डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पे, ठीक है? इसमें एम्बेसी का या फ्रांस की कोई डिमांड नहीं है आइल्स, ठीक है? आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स, उसमें जाके आपने देखना है कि वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक्सेप्ट कर रहे हैं या स्पेसिफिकली आइल्स डिमांड कर रहे हैं। अगर तो यूनिवर्सिटी आइल्स डिमांड कर रही है देन आपको आइल्स देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ना फ्रांस में मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वो आइल्स डिमांड नहीं करती, मतलब आप अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा लेते हैं अपना यूनिवर्सिटी से तो वो चल जाता है। तो पहले आप यूनिवर्सिटी को चेक कर लें, उसके डॉक्यूमेंट्स को, और अगर वहाँ पर क्लियरली नहीं लिखा हुआ तो बेहतर है आप उनको ईमेल करके पूछ लें कि आइल्स चाहिए या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे भी काम हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकती है चीज़, लेकिन मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चल जाएगा। ओके। अच्छा, जिन पार्टिसिपेंट्स ने अभी तक मैसेज नहीं देखा, जिनके भी क्वेश्चंस है वो अपने मैसेजेस ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप कर दें, मैं उन्हीं को ही 1 बाय 1 ले रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो ये है कि क्या सिर्फ आपका बैचलर्स का ही एकेडमिक रिकॉर्ड मैटर करता है या पास्ट भी, इंटरमीडिएट और अगर ए लेवल्स हैं? अच्छा, पास्ट भी थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन आई वुड से कि ज़्यादा आपका बैचलर्स का ही मैटर करेगा, क्योंकि जो आपकी लास्ट डिग्री है ना वो ज़्यादा देखी जाती है एज़ कम्पेयर टू एफएससी या मैट्रिक। तो अगर आपका बैचलर्स अच्छा हो जाता है ना तो इतना इशू नहीं होगा। बैचलर्स ज़्यादा मैटर करेगा, आई वुड से 90% बैचलर्स मैटर करेगा, 10% शायद आपका एफएससी या मैट्रिक मैटर कर जाए। ओके, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस पब्लिकेशंस रिक्वायर्ड, क्या पब्लिकेशंस के हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, पब्लिकेशंस देखें रिक्वायर्ड तो नहीं है, इवन के कहीं पे भी उस तरह से मेंशन नहीं होता ज़्यादातर जगहों पे कि पब्लिकेशंस रिक्वायर्ड है। तो पब्लिकेशंस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर सी बात है, आप देखें अगर मेरे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं 4-5 लोगों की और मेरे पास सीट्स 3 हैं, तो बाकी प्रोफाइल सेम है और किसी की पब्लिकेशन है और किसी की नहीं है, तो मैं ज़ाहिर सी बात है उसी को प्रेफर करूँगा जिसकी पब्लिकेशंस है, ठीक है? तो अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एडमिशन फिर भी आपको मिल जाता है, ठीक है? मेरी भी अच्छा उस्मान एट द टाइम ऑफ भाई, एक टाइम सवाल है पब्लिकेशन आपसे। नहीं थी। काइंडली आप यहाँ पे ड्रॉप बैचलर, करते हैं अपना क्वेश्चन। एक मिनट भाई, एक मिनट प्लीज, एक क्वेश्चन है। अच्छा भाई यार, ये बताना बैचलर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है उनका एलिजिबल होने के लिए?
अच्छा, उसके बैचलर्स का रिलेटेड भी ना थोड़ा सा वही तरीका है प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट करने का, जो मैंने मास्टर्स का बताया था ना। आप सिंपली वहाँ पे बैचलर्स के जब फिल्टर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप सिंपली वहाँ से उस वेबसाइट पर जाके फिर फर्दर डिटेल्स आप देख सकते हैं बैचलर्स की। नहीं, वैसे उसके लिए मिनिमम जो मार्क्स हैं उसको वो क्या रिक्वायर्ड हैं, ये थोड़ा सा बता अच्छा, दें। मिनिमम मार्क्स यार यहाँ पर ना मिनिमम मार्क्स उस तरह से बताए नहीं जाते, और बैचलर्स का मैंने उस तरह से इतना ज़्यादा चेक भी नहीं किया मिनिमम मार्क्स का। तो ये आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे तो उम्मीद है आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। तो उस्मान भाई, जो एक और क्वेश्चन है कि आप जैसे जो लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं और वो इस टाइम अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जी। से अभी किसी का एफआईपी या जो थीसिस है वो इस हद तक नहीं पहुंचा कि कोई रिजल्ट हम्म, वो एक्सट्रैक्ट कर पाया और उसकी बेस पे कोई एक पेपर या रिसर्च वर्क कर पाया है, बट ओके। कोशिश कर रहा है, तो अगर उसने यूनिवर्सिटीज़ को रीच करना है या इंडिविजुअल प्रोफेसर्स को रीच करना है, तो वो उनको कैसे डिस्क्राइब करे अपनी सिचुएशन कि मैं अभी एफआईपी कर रहा हूँ, थीसिस। देखिए ना, उसमें ये है कि जब आप अपनी सीवी बना रहे होंगे तो एटलीस्ट आपने जितना काम किया है ना, आप उसको तो अच्छे से प्रेजेंट कर देना। ठीक है, बिल्कुल खाली ना छोड़ें। आपके पास एटलीस्ट एफआईपी का कुछ ना कुछ काम तो होगा ना, तो जितना आपने किया है उतना आप फिलहाल कर दें, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दें, और बाकी आप उसको ऑनगोइंग लिख सकते हैं, मतलब कि इस डेट से अभी तक ये चल रहा है प्रोजेक्ट। तो वो मतलब कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल है, उनको भी पता है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो इसका इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। ओके, इसमें एक और क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को कैसे रीच करें। अच्छा, फ्रांस में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को रीच करने की ज़रूरत नहीं है। आपने, मैंने बताया ना, 3 तरह के मैंने बताए तरीके अप्लाई करने के। तो देन फ्रांस पोर्टल है, यूनिवर्सिटी बेस्ड पोर्टल है, या फिर पैरेलल प्रोसीजर है। तो आपको किसी भी प्रोफेसर को रीच करने की ज़रूरत नहीं है फ्रांस के लिए फॉर मास्टर्स और बैचलर्स। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि अब किसी ने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था और उसको 2 से 3 इयर्स का गैप आ गया, चाहे वो जॉब कर रहा था या अगर अनएम्प्लॉयड भी था, तो उसको क्या कवर किया जा सकता है या क्या वो नेगेटिव जी, इम्प्रेशन है एप्लीकेशन में। अगर तो आपने उस पीरियड को कवर नहीं किया सीवी में, तो ऑब्वियसली आपका जो है वो इम्प्रेशन नेगेटिव जाएगा। तो आपने उसको किसी ना किसी फॉर्म में कवर करना है, ठीक है, चाहे वो आप किसी ऑनलाइन कोर्सेज से कवर कर लें, ठीक है, आपने कोई वर्कशॉप लिया है, कोई इंटर्नशिप की है, ठीक है, तो आपने किसी ना किसी तरीके से कवर करना है। या अगर आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है उस ड्यूरेशन में, कोई रिव्यू आर्टिकल लिखा है, तो आपने उसको कवर ज़रूर करना है। ठीक है, सीवी में आपका 2-3 मंथ्स का गैप तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन 1-2 साल का आपका गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसको आपने कवर करना है विद सम एक्सपीरियंस। ओके, एक और क्वेश्चन ये है कि डॉक्यूमेंट्स के लिए पेरेंट्स या फैमिली का सपोर्ट मैटर करता है, लाइक फैमिली हिस्ट्री एक्सेट्रा। फैमिली हिस्ट्री उस तरह से नहीं। कल मैं बात करूंगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन मेनली मेरा नहीं ख्याल उसमें फैमिली सपोर्ट या उस तरह की कोई चीज़ है। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये है कि विच कंट्रीज फॉर सोशल साइंसेज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। अच्छा, फॉर सोशल साइंसेज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, अब असल में ये मेरी फील्ड नहीं है, तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकता। तो आपको देखें, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपनी फील्ड के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम आपको पाथ तो दिखा सकते हैं, लेकिन अब पर्टिकुलर टू योर फील्ड आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कंट्रीज को। तो आपके डिफरेंट हम सेशंस अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, आप उन सेशंस में अटेंड करें और उसमें देखें, एक्सप्लोर करें। आप जैसे मैंने आपको फ्रांस का बता दिया कि प्रोग्राम शॉर्ट लिस्ट किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक्सप्लोर करें यूनिवर्सिटीज़ को, तो उससे ही आपको आइडिया होगा कि कहाँ पर आपको मिल सकता है। ओके, एक और क्वेश्चन ये है कि क्या जिस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स किया है उसकी रैंकिंग्स या उसकी क्यूएस रैंकिंग्स ये मैटर करती है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के लिए। नहीं, यूरोप में तो मेरा नहीं ख्याल इतना ज़्यादा मैटर करती है। मेन चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि आप अपनी प्रोफाइल को प्रेजेंट किस तरह से करते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया है और आपका सब कुछ अच्छा है, तो देन यूनिवर्सिटी रैंकिंग इतना मैटर नहीं करती है। ओके, एक और क्वेश्चन है कि लैंग्वेज बैरियर को किस तरह मैनेज करें। लैंग्वेज बैरियर को मैनेज करने का यही तरीका है कि आप पाकिस्तान से फिर उस कंट्री की लैंग्वेज सीख कर आएँ, थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको आइडिया हो। यही तरीका है लैंग्वेज बैरियर को मैनेज करने का। बाकी यूनिवर्सिटी में तो बताया ना, इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली इन द लॉन्ग रन अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली आपको लैंग्वेज आनी चाहिए उस कंट्री की, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं।
ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन है कि जैसे जर्मन का अपना जीपीएस सिस्टम है, तो क्या फ्रेंच का भी इस तरह अपना जीपीएस सिस्टम है? अच्छा, जीपीएस सिस्टम का भी मुझे खुद इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आइडिया, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है यहाँ पर। तो मुझे अभी इतना ज़्यादा ग्रेडिंग का इनका आइडिया नहीं है कि जीपीएस सिस्टम इनका 4x4 वाला हमारा वाला हिसाब है या किस तरह का है, मुझे इतना इसका भी नहीं है। ओके, अच्छा ये किसने हैंड रेज किया हुआ है? ये मुबशिर राजपूत। आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं वहीं से ही रीड कर रहा हूँ एक एक मैसेजेस। Excuse me, sir, because I'm from last third year mechanical student. I wanted to know about, sir, how much your project matter if you want to pursue your masters in France. अच्छा मुबशिर, You mentioned प्रोजेक्ट का about that. जी मैं बताता हूँ। प्रोजेक्ट का देखें, मैंने बताया कि प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन उसको भी कवर करने के फिर तरीके हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, क्योंकि जब हम नॉर्मली प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम इतना नहीं सोचते, हम बस प्रोजेक्ट उठा लेते हैं और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि यार हमें उस डोमेन से उठाना चाहिए था जिसमें आगे हमने मास्टर्स करना है। तो देन तरीका ये होता है कि आप जब अपनी सीवी बनाएं उस प्रोग्राम के लिए, तो आप अपनी सीवी में उस प्रोजेक्ट को फिर मेंशन ना करें अगर वो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा। मतलब अगर आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ऐसा है जो उस प्रोग्राम से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा, तो आपने फिर उसको मेंशन नहीं करना, क्योंकि वो अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेगा आपकी प्रोफाइल पे, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है डालने का भी। तो देन आपने क्या करना है कि आपने सेमेस्टर में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स तो किए होंगे ना, यानी कि हर सेमेस्टर में हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो देन उस फील्ड के रेलिवेंट जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनको आपने जो है वो लिस्ट कर देना है अपनी सीवी में। एक चीज़ अपने जहन में रख लें कि हमेशा आपने उस प्रोग्राम के रेलिवेंट चीज़ें अपनी सीवी में डालनी है। अगर कोई चीज़ रेलिवेंट नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। Okay, sir. Thank you, sir. It's me. होप सो आपका क्वेश्चन डिलीवर कर दिया होगा उस्मान भैया ने। आपका माइक बंद है शहबाज। जी, अब ऑडिबल हूँ मैं? यस यस। अच्छा, ये अभी एक लेटेस्ट क्वेश्चन आया है कि इज देयर एनी डाटा साइंस स्कॉलरशिप इन मास्टर्स? अच्छा, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। मैंने देखें अभी आपको बताया ना तरीका प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट करने का, तो आप अपनी फील्ड के प्रोग्राम उसी पोर्टल पे जाकर ढूंढेंगे और देन उससे ही आपको आइडिया होगा कि स्कॉलरशिप डाटा साइंस में है या नहीं है, क्योंकि इस तरह डायरेक्टली किसी ने भी प्रोग्राम्स को वो उस तरह से याद नहीं किया होता। मैं अपनी फील्ड के तो बता सकता हूँ कि यहाँ पर हैं, लेकिन ऑब्वियसली डाटा साइंस इज़ नॉट माई फील्ड, तो वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा उसी पोर्टल पर जाकर जो मैंने मेथड बताया है। आपने उसी तरह से प्रोग्राम शॉर्ट लिस्ट करने और देन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाके आपने डिटेल्स देख लेनी है स्कॉलरशिप्स की। अच्छा उस्मान भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या यूरोपास सीवी बनाना ही कंपलसरी है यूरोप के लिए या कुछ और? हाँ, मोस्टली यूरोपास ही चलती है यूरोपियन कंट्रीज़ में, लेकिन आप बना सकते हैं, बट प्रेफरेबल यूरोपास ही है, क्योंकि यहाँ पर सारे फैमिलियर हैं उससे, तो बेहतर है यूरोपास आप बनाएं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था, वो मैं ही आंसर कर देता हूँ। प्यास के स्पेसिफिक था कि किसने पूछा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस का जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनता है, ओके। जो भी यहाँ पे प्यास के लोग हैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी, वो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बन जाता है, तो उसका इशू नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे इलियास ने हैंड रेज की है, जी माइक ऑन कर लें इलियास। जी लियास। आई थिंक वो लीव हो गए। और कोई क्वेश्चन है शहबाज? अच्छा, यहाँ एक और जनरल क्वेश्चन है फ्रांस के अलावा कि बाकी कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को कैसे अप्रोच करें? अच्छा, वो तरीका देखें ना, बाकी जो कंट्रीज है ना, जैसे चाइना, साउथ कोरिया, जापान, यहाँ पर नॉर्मली प्रोफेसर को रीच करना पड़ता है, आपको एक्सेप्टेंस चाहिए होती है प्रोफेसर की। तो उसका तरीका मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ क्या तरीके, कुछ स्टेप्स बताऊँगा। कि सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करनी है, ठीक है, यानी कि एक कंट्री है उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपका प्रोग्राम जो है वो ऑफर हो रहा है। वंस आप यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि जिसमें आपका प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, फिर आपने उस प्रोग्राम की वेबसाइट पर जाकर प्रोफेसर्स को शॉर्टलिस्ट करना है कि जिन प्रोफेसर्स का रिसर्च एरिया आपके रिसर्च एरिया से मैच कर रहा है या अलाइन कर रहा है, ठीक है। फिर आपने ये सारी लिस्ट जो है प्रोफेसर्स की अपने पास बनाते जाना है और पैरेलल में आपने क्या करना है कि उन प्रोफेसर्स को ईमेल्स करनी है, ठीक है, उनको ईमेल करनी है कि मेरा रिसर्च एरिया आपसे मैच कर रहा है और मैं आपकी सुपरविजन में अपना मास्टर्स करना चाहता हूँ, अपनी पीएचडी करना चाहता हूँ। तो ये मेथड होता है। बाकी जो ईमेल लिखने का तरीका है वो आपको काफ़ी जो है वो
वीडियोस मिल जाएंगी और हो सकता है हमारे अगले कुछ सेशंस हों उनमें भी ये चीज़ कवर हो जाए कि ईमेल आपने किस तरह से लिखनी है, ठीक है। लेकिन मेथड यही है कि पहले यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करें, देन उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शॉर्ट लिस्ट करें अपने रिसर्च एरिया से, और देन उनको मेल्स करें फॉर सुपरविजन। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि अगर आपको फ्रांस में एजुकेशन के अलावा कितने एक्सपेंसेस चाहिए मंथली? अच्छा, यहाँ पर ना वैसे तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से चलते हैं, लेकिन मैं अगर एक एवरेज बताऊं तो मेरे ख्याल में यहाँ पर आप 500 यूरोस पर मंथ में गुजारा कर सकते हैं, ठीक है, रेंट का भी और ग्रॉसरीज वगैरह का भी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आपको बहुत सारी फ्री ग्रॉसरीज भी मिल रही होती हैं, लो प्राइस पे भी मिल रही होती हैं, और गवर्नमेंट भी आपको हेल्प आउट कर रही होती है आपका रेंट पे करने में, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी हो जाती है। तो आई वुड से 400 to 500 यूरोज में आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप मैनेज करना चाहें तो। ओके, बस एक दो क्वेश्चंस रह गए हैं। हाउ मच योर लिंक्डइन प्रोफाइल मैटर्स? लिंक्डइन अभी मास्टर्स लेवल पे तो उस तरह से इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक, वो ज़्यादा आपकी सीवी और मोटिवेशन लेटर्स को ही देख रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को जो आप सबमिट करते हैं और इंटरव्यू को। ओके, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर या गवर्नमेंट सेक्टर यूनि से बैचलर्स किया हो तो क्या वो मैटर करेगा? मैटर इन द सेंस मतलब अच्छी बात है। मैंने बताया ना यूनिवर्सिटी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी यहाँ पे, यूरोप के लिए ना सारी यूनिवर्सिटीज़ बस पाकिस्तान से हैं। इतना ज़्यादा उनको नहीं आइडिया कि इसकी रैंकिंग मोस्टली रैंकिंग और या इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी वो इतना मैटर नहीं करती। मैटर ये करेगा कि आपने अपनी प्रोफाइल को प्रेजेंट किस तरह से किया। ओके, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। थैंक यू उस्मान भाई, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया हमें। उम्मीद है काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस इसमें आंसर हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए तो कल इसी टाइम सेशन होगा, अपने क्वेश्चंस तब कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल एंड स्टे ब्लेस्ड।